और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अमित चौरा से रायपुर से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ कुलभूषण सक्सेना भोपाल से लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे भोपाल का। कुलभूषण, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आज की जो बड़ी खबरें भोपाल की बताई जा रही है, क्या कुछ रहने वाली है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी से वीसी के माध्यम से संवाद करेंगे, क्योंकि इंदौर भोपाल की बात की जाए तो कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद जो स्थिति भोपाल और इंदौर की देखने को मिली है, हालांकि कमिश्नर प्रणाली के बाद भी जो है अपराध का जो ग्राफ है वो कम होने का नाम लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसको लेकर यहाँ पे जो है लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और इसी को लेकर जो है आज मुख्यमंत्री सभी कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी और एसपी से वीसी के माध्यम से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में महिला अपराध के साथ साथ जो अवैध शराब माफिया है, अवैध खनन माफिया है, इनके खिलाफ जिले स्तर में एसपी, कलेक्टर और आईजी क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, इसको लेकर जो है आज चर्चा की जाएगी। दिन भर ये बैठक वीसी के माध्यम से प्रत्येक जिलों की होगी और 1-to-1 चर्चा जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर बात करें तो जिस प्रकार से नई शराब नीति को लेकर अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है, लगातार ये देखने को मिल रहा है जिस प्रकार से विपक्ष अब सरकार पर सवालिया निशान उठा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी मध्य प्रदेश की सरकार पर सवालिया निशान खड़ा किया और उनका साफ तौर पे यही कहना कि अब खुद सरकार जो है मध्य प्रदेश में घर घर शराब बेचने जा रही है। नई शराब नीति के तहत अप्रैल में जो नई शराब नीति शुरू होगी, उसी के तहत जो है देशी शराब की दुकानों में विदेशी मदिरा भी बिकती हुई नजर आएगी और विदेशी शराब की दुकानों में देसी मदिरा बिकती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही यहाँ पे शराब पर 20% टैक्स भी कम करने की बात कही गई है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि अगर शराब सस्ती होगी तो इसकी खपत सबसे अधिक होगी। इसको लेकर जो है विपक्ष अब लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने सरकार को ये चेतावनी दी है कि जल्दी अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो सड़कों में उतर के जो है विपक्ष आंदोलन करेगा। वहीं अगर मौसम की बात की जाए तो पिछले 3 दिनों से राजधानी भोपाल का मौसम जो है वो काफी साफ है। अब ठंड लगभग ये कह सकते हैं कि गायब हो चुकी है। सुबह से ही सूरज देवता ने अपने दर्शन दे दिए हैं, लेकिन कई जिलों में अभी भी जो है फॉग कोहरे की स्थिति बनी हुई है। जबलपुर संभाग की अगर बात की जाए तो वहां पे जरूर यातायात जो काफी प्रभावित हो रहा है। ट्रेनों की अगर बात की जाए तो ट्रेन अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही हैं, तकरीबन 4 से 5 घंटे की देरी से ट्रेनें चल रही हैं। कल भी ये देखा गया था कि जब पुलिस जवान भर्ती के लिए ट्रेनों का इंतजार करते रहे, लेकिन ट्रेन लेट होने की वजह से उनके एग्जाम जो है वो छूट चुके थे, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन देखा गया। तो यहाँ पर मौसम की वजह से जो ट्रेनें हैं वो अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही हैं। चलिए ठीक, कुलभूषण बने रहिएगा। अमित चौरा से अभी हमारे साथ बने हुए। अमित, आपसे जानकारी चाहेंगे, आज छत्तीसगढ़ में फिलहाल तो चुनाव को लेकर के जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पंचायत चुनाव हो रहे हैं और साथ ही सुबह 7 बजे से मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंच भी रहे अपना मत देने के लिए, और जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि मतगणना कराई जाएगी, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल सुरभि, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आज सबसे बड़ी खबर यही है कि पंचायत चुनाव जो ग्रामीण क्षेत्रों में 330 पंच और सरपंचों के जो उपचुनाव है वह होने जा रहे हैं और यहाँ पर आज सुबह से मतदान केंद्रों पर सारी व्यवस्था राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई थी और यहाँ पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव है, इसलिए ऐसे में मतदान केंद्रों पर सुबह ही लोग पहुंचने शुरू हो गए। यहाँ पर मतदान केंद्रों पर लाइन में लगकर लोग अपना मतदान करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि समय सीमा इसमें कम रखी गई है। सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ पर मतदान होगा और इसके बाद 2 से 3 दिनों बाद यहाँ मतगणना का कार्य भी रखा गया है कि कौन ग्रामीण क्षेत्र में जो मतदान है वो किसके पक्ष में, किसी ने किसको अपना समर्थन दिया, तो इसको लेकर मतगणना की जाएगी और किसकी सरकार बनेगी
तो ये ग्रामीण चुनाव में किसी तरह पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, उनका समर्थन जरूर होता है। तो ऐसे में पंचायत चुनाव में जो कांग्रेस या भाजपा के समर्थक प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे की, तो वो दुर्ग जिले के दौरे पर आज जा रहे हैं और वहां पर जाकर जो जिला बार एसोसिएशन का आज स्थापना दिवस समारोह है, उस कार्यक्रम में वह वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे, क्योंकि कोरोना के प्रकरण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भी अब बाहर से आने के बाद अपने आप को, चूंकि वो उत्तर प्रदेश के दौरे से कल रात ही लौटे हैं, तो स्वयं को आइसोलेट भी रखना उन्होंने उचित समझा और घर से ही वह वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम है। साथ ही यहाँ कोरोना की बात करेंगे तो कोरोना के 5,625 केसेस पिछले 24 घंटों में आए हैं, वहीं 1,547 केसेस राजधानी रायपुर में आए हैं। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर राजधानी का जो पॉजिटिव प्रकरण का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों की लापरवाही यहाँ पर स्पष्ट तौर पे देखी जा सकती है, जिसकी वजह से ये सारे प्रकरण तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी सुरभि। ठीक अमित। कुलभूषण, आपने जिक्र किया कि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात दिग्विजय सिंह के साथ बताई जा रही है, तो दिग्विजय सिंह के साथ जब मुलाकात होगी तो कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं, किन मुद्दों को लेकर के चर्चा हो सकती है और आखिर उन्होंने समय किस मुद्दे को लेकर के मांगा था? देखिए, आज दिग्विजय सिंह की मुलाकात नहीं होनी है, मुलाकात कल होगी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में यह देखा गया था कि टेम व सुठालिया परियोजना के अंतर्गत जो डूब प्रभावित गांव है, वहां पर लगातार जो आदिवासी वर्ग है, जो ग्रामीण वासी है, वो मुआवजे की मांग कर रहे थे। इसको लेकर आंदोलन भी लगातार उनका चलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जो प्रशासन की टीम है वो यहाँ पे ग्रामीण वासियों को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दे रही थी। इसके पहले भी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ग्रामीणों की समस्या बताई थी, एक पत्र लिखा था और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने मांग की थी कि जल्द से जल्द जो है ग्रामीण वासियों को मुआवजा दिया जाए। 20 जनवरी तक उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा था कि अगर आपने समय नहीं दिया तो 20 जनवरी के से मैं आपके निवास के बाहर धरने पर बैठूंगा। लेकिन कल जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को समय मिला है, कल वो डूब प्रभावित जो क्षेत्र है, जो ग्रामीण वासी हैं, उनके साथ कल 21 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे और जो भी उनकी समस्या है वो समस्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताएंगे। इसके साथ ही समस्या का निराकरण किया जाएगा। लंबे समय से ये देखा जा रहा था कि जो ग्रामीण वासियों की जमीन है डूब क्षेत्र में आ चुकी थी, प्रशासन मुआवजे देने में जो है आनाकानी करता हुआ नजर आ रहा था और कई ऐसी कागजी कार्रवाई की बात कहता हुआ नजर आ रहा था, जिससे ग्रामीण वासी काफी परेशान थे, उनके सामने रोजी रोटी का संकट था। अब ऐसी स्थिति में जब वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पास पहुंचते हैं तो इसको लेकर जो है यहाँ पे सियासत शुरू होती है, राजनीति शुरू होती है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाता है। पत्र के माध्यम से समय मांगा जाता है, लेकिन समय नहीं मिलने पर आमरण अनशन की जो है चेतावनी यहाँ पे दी जाती है। अब कल मुलाकात होगी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की और जो भी पीड़ित ग्रामीण वासी हैं वो अपनी समस्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताते हुए नजर आएंगे। ठीक कुलभूषण, अमित, आपने जिस तरीके से अभी जिक्र किया कि एक और तो पंचायत चुनाव चल ही रहा है छत्तीसगढ़ में, लेकिन एक और खबर जिस तरीके से रायपुर को लेकर के सामने आई कि अगर कोई भी हुक्का बार खोलना चाहता है तो इसके लिए सजा का प्रावधान किया जा रहा है, 3 साल की सजा उसे मिल सकती है। हालांकि इस प्रस्ताव पर राज्यपाल के हस्ताक्षर तो हो चुके हैं और कब तक कितनी समय सीमा रखी गई है कि जब राष्ट्रपति को ये ज्ञापन दिया जाएगा और उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे, जिसके बाद से इसको पूरी तरीके से प्रस्ताव को कानून के तौर पर पारित कर दिया जाएगा? बिल्कुल सुरभि, जिस तरीके से हुक्का बार को लेकर या नशीली वस्तुओं को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि नशीला कारोबार छत्तीसगढ़ में नहीं होगा। उनके सख्त तेवर देखते हुए पुलिस ने भी काफी यहाँ पर छापेमारी की कार्यवाही की थी, जिसमें इस समय लगातार छापेमारी कार्यवाही के कारण यहाँ पर नशीली वस्तुओं के जो कारोबारी हैं उनके खिलाफ यहाँ कार्यवाही की जा रही है और बड़ी मात्रा में यहाँ पर नशीले कारोबार की चीजें जब्त की जा रही है।
तो सख्त तेवर मुख्यमंत्री के इसी दिशा निर्देश की ओर के तहत चल रहे थे। ऐसे में ये राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा हुआ था कि हुक्का बारों के लिए खोलने को लेकर एक अधिनियम बनाया जाए और राज्य सरकार उस अधिनियम को बनाकर उसके अनुमोदन के लिए उसे राजभवन भेजा गया था और राजभवन ने कल उसको पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जिस प्रकार श्रीमती अनुसुईया उइके, सुश्री अनुसुईया उइके ने यहाँ पर उस पर हस्ताक्षर किए हैं, तो कह सकते हैं कि राज्यपाल भी छत्तीसगढ़ को नशों से बचाना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने हस्ताक्षर किया और इसके साथ ही उन्होंने इसे राष्ट्रपति भवन के लिए प्रेषित भी कर दिया है। संभवतः अब राष्ट्रपति भवन इस पर जल्द ही अनुमोदन दे देगा और आने वाले जो बजट सत्र है उसके पूर्व यहाँ पर यह अधिनियम बन जाएगा और वहां से अनुमोदन होने के बाद एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार एक अधिनियम, सख्त अधिनियम बनाकर जिसमें कि जो हुक्का बार खोलने वाले लोग हैं उनके खिलाफ 3 साल की सजा का प्रावधान अथवा 50,000 का जुर्माना उन पर किया जा सकेगा। जी, यानी कि रायपुर में अब लगातार छत्तीसगढ़ को ही पूरी तरीके से नशा मुक्त करने की कोशिश लगातार छत्तीसगढ़ की तरफ से जारी है, सरकार की तरफ से, और इसके लिए अब प्रावधान भी आने जा रहा है। हालांकि राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। कुलभूषण, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आज जो एक बैठक होने जा रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान और साथ ही तमाम कलेक्टर और कमिश्नरेट्स के साथ में, ये बैठक किन मुद्दों को लेकर के रहने वाली है और क्या कुछ और अहम बातें इस बैठक को लेकर के सामने आ रही है? समय समय पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों को फटकार लगाते हुए भी नजर आते हैं और जिस प्रकार से ये बात कही जाती है कि समय समय पे जो अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, आईजी हैं, उनको रिपोर्ट एक सौंपनी पड़ती है। प्रति माह की रिपोर्ट की बात मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर कमिश्नर से कही थी कि मुझे हर जिले की रिपोर्ट चाहिए और 2022 में एक्शन मोड में जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, इसके पहले भी ये देखा गया था कि कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कई ऐसे अधिकारी हैं, छोटे अधिकारी हैं जो सीएमएचओ है, जो कामकाज सही तरीके से नहीं करते हैं या फिर उनकी लापरवाही देखी जाती है, आम जनता को वो परेशान करते हैं। तो इस दौरान कलेक्टर को भी जो है फटकार पड़ती है कि आखिरकार ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो महिला अपराध का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अवैध खनन की बात की जाए, अवैध शराब माफियों की बात की जाए, नकली शराब बेचने वालों की अगर बात की जाए, क्योंकि उनसे लगातार जो है मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाइनीज सामान, क्योंकि उज्जैन में जिस प्रकार से चाइना नकली मांझा बेचते हुए एक बच्ची की मौत हो चुकी थी, जब वो स्कूटी से अपने घर जा रही थी तो जो चाइना मांझा था उसकी गर्दन में फंस गया था, जिससे वो उसकी बच्ची की मौत मौके पे ही हो गई थी। उसके बाद जो भी चाइना का सामान बेचते हुए नजर आ रहे थे, जो कि जानलेवा सामान होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर जो है आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी कलेक्टर, आईजी, एसपी, कमिश्नर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। ठीक है कुलभूषण, एक आखिरी सवाल अमिताभ से कि 2023 को लेकर के जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दोनों तीनों पार्टियां अभी से ही अपने अपने कमर कस करके तैयार है और 2023 को लेकर के अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है तमाम पार्टियों की तरफ से, ऐसे में इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है, किस प्रकार की तैयारी कांग्रेस करते हुए नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में फिलहाल? बिल्कुल, मिशन 2023 चूंकि प्रतिष्ठा का चुनाव होगा, क्योंकि जहां भाजपा ने 15 साल की सत्ता के बाद अपना जनाधार खोया और ऐसा जनाधार खोया कि वो 15 सीटों में आकर सिमट कर रह गई थी, तो उन्हें अपना जनाधार को वापस पाने के लिए अच्छी खासी कसरत करनी पड़ रही। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी से भाजपा अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए जुटी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा ने अंदरूनी इलाकों में जाकर अपना पार्टी का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। जनता के लिए उन्होंने क्या किया वह बताना शुरू कर दिया है और अपने समर्थन में, वह पक्ष में एक तरह से समर्थन जुटाने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहन मरकाम, यहाँ पर अपने संगठन को मजबूत गति देने के लिए यहाँ पर प्रदेश सचिव की नियुक्ति से लेकर विभिन्न जो यहाँ पर जवाहर बाल मंच है उसका गठन किया गया है, युवा कांग्रेस है उसको एक तरह से उसके सदस्यता अभियान को तेज किया जा रहा है, ताकि युवाओं के माध्यम से सत्ता तक दूसरी बार पहुंचा जा सके। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए इस बार मिशन 2023 का चुनाव एक चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि कांग्रेस चाहेगी कि दूसरी बार वह सत्ता में लगातार पहुंचे, ताकि जो उन्होंने पिछले 3 वर्षों में इस सरकार में उन्होंने जो काम किए उस पर जनता अपनी मोहर लगाए।
जी चलिए सुरभि। ठीक, अमित और कुलभूषण, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वाकई जिस तरीके से भोपाल से भी जो बड़ी खबरें रही और छत्तीसगढ़ से भी जो बड़ी खबरें रही, हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।